नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। राज्यसभा का रण बेहद दिलचस्प। 5 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग 4 बजे तक हुई, 9 से 4 बजे तक, और अब मतगणना की शुरुआत। रिजल्ट आने के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आ रही है, या ये कहा जाए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं अपनी तैयारियों को धार देने में अब जुट गए हैं। चुनाव लड़ने की आस जगाए बैठे नेता भी कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते। और इसी बीच यूपी में हो रहे राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कल तक जो विधायक अपनी पार्टी के नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, वो आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। राज्यसभा की वोटिंग के दौरान वो विधायक अपनी पार्टी से बगावत करते हुए नजर आए। इनमें से एक सपा विधायक मनोज पांडे ने पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव को गहरा झटका दिया है। साथ ही इसके बाद सपा विधायक को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी होने लगी हैं, और उन तमाम विधायकों की फोटो और उसके बाद अखिलेश यादव के तल्ख तेवर भी निकलकर सामने आए। और अब सवाल ये कि क्या उस रणनीति से विश्वास उठ गया जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद, और ये कहा जा रहा है कि ये अंतरात्मा की आवाज है, जो आवाज सुनकर ये विधायक जो है खेमा बदलते हुए नजर आए हैं। क्योंकि करीब 8 विधायक करीब डिनर पार्टी में भी शामिल नहीं हुए। खेमेबंदी के जो कयास हैं वो पहले से नजर आ रहे थे। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजेश द्विवेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कौशलेंद्र उपाध्याय संवाददाता जुड़ चुके हैं, और रणविजय सिंह संवाददाता अमेठी से जुड़ चुके हैं। पहले अपडेट साझा कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं, और लगातार बीजेपी के जो 8वें प्रत्याशी का उम्मीदवार का जिक्र करें तो पेच ये कहा जा रहा था कि उस प्रत्याशी यानी कि 8वें प्रत्याशी के लिए वोटिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल चुनौती बड़ी है समाजवादी पार्टी के सामने, क्योंकि उनके ही विधायक जो हैं अब क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए, यानी कि बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आए। देश में 3 राज्यों की 15 सीटों पर वोटिंग, और आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा। शुरुआत कौशलेंद्र से कर लेते हैं। कौशलेंद्र, जो खबर सामने आ रही है कि बीजेपी जो है जश्न मना रही है, लखनऊ से कुछ इस तरीके का अपडेट सामने आ रहा था। क्या कुछ अपडेट जीत को लेकर? समय जब समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, उसके बाद जो माहौल बना था, ये लग रहा था कि कहीं न कहीं सब निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए जाएंगे। लेकिन जब जिस दिन आखिरी दिन था नामांकन का, उस दिन 8वें प्रत्याशी के रूप में बीजेपी ने संजय सेठ का नामांकन करवाया, तब ये लगा कि कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि संजय सेठ को जो है राज्यसभा में कुदाने की एक वजह ये रही हो कि कहीं इसमें मतदान की जो है संभावना हो। उसके बाद मतदान की संभावना हुई, लेकिन मतदान की संभावनाओं को अगर देखते हुए लोगों को जो कयास लगाए जा रहे थे कि प्रथम वरीयता में जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट थे वो कम पड़ रहे थे, और समाजवादी पार्टी के 34 विधायक थे प्रथम वरीयता में, उनके जीत रहे थे जी। लेकिन जो आज पूरा सिनेरियो, या 2 दिन से जो पहले जो समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को जो बैठक बुलवाई पार्टी कार्यालय में, सभी विधायकों को दिशा निर्देश देने का जो काम कर रही थी, और उसमें जब देखा कि 8 विधायक अनुपस्थित रहे और उनसे जब संपर्क करने की कोशिश की गई, या यूं कहें कि उनसे बात करने की कोशिश, तो उनका जो जवाब था वो ये लग रहा था कि चलिए किसी कारणवश व्यस्त हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए। लेकिन जब कल अचानक समाजवादी पार्टी से जब व्हीप जारी किया गया कि सभी विधायक पहुंचेंगे, और जो विधायकों को रुकने की 2 दिन से समाजवादी पार्टी के ही तरफ से विधायकों को रुकने खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी कि कम से कम जहाँ पे वो है वो सुरक्षित रहे और अपने पास जो है संपर्क बने, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। लेकिन कल जब देखे कि वही विधायक फिर नहीं आए और बैठक से गायब रहे, और वो यहीं राजधानी लखनऊ में उनके ऐसे 2-3 विधायक देखे गए जो किसी शादी समारोह में शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं आए। आज 10 बजे पार्टी कार्यालय में बुलाया गया, तब भी नहीं पहुंचे। और अचानक से जब 3 विधायक सबसे पहले
जिसमें हम बात करते हैं राकेश पांडे की, जिनके बेटे सांसद अम्बेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी से थे, वो बीजेपी में शामिल हुए। तो वो और राकेश प्रताप सिंह जो अमेठी के विधायक हैं, और अयोध्या गोसाईगंज से कहा जाता है अभय सिंह जो विधायक हैं, ये जब 3 विधायक एक साथ एक गाड़ी में वोट करने के लिए विधानसभा की तरफ चले, तभी एक कयास लगाने जाने लगा कि ये 3 विधायक कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करने वाले हैं। लेकिन जब वहां पे पहुंचे और जब उन्होंने एक नाम दिया कि राम के नाम पे वोट, और जो उसके बाद राम का नाम लिया, जय श्री राम के नारे लगाए, उससे सिद्ध हो गया कि ये क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। अब जो 34 और 29 का जो आंकड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को एकदम छू रही बिल्कुल, थी। लेकिन जब देखिए रिजल्ट पूरा वोटिंग 4 बजे जब वोटिंग समाप्त हुई, तो अभी लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दे, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, मतगणना शुरू हो चुकी है। चुनाव में 395 विधायकों ने मतदान किया है, तो 399 से 395 विधायकों ने वोट दिया। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हालांकि 7 उम्मीदवारों को जब चुनावी मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं और कोई शक नहीं था कि जीत पक्की होगी। लेकिन जैसे ही 8वें उम्मीदवार का नाम किया, तो संभावनाएं तेज हो गई थी कि पेच फंस सकता था। लेकिन 8 वोट क्रॉस वोटिंग हुई है, जिससे जीत की आशंका जोरों पर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतगणना की शुरुआत, रिजल्ट क्या कुछ रहेगा, उससे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे संवाददाता अमेठी से भी जुड़े हुए हैं, रणविजय का रुख कर लेते हैं। रणविजय, जब समाजवादी पार्टी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, उसमें भी अमेठी के विधायक भी नहीं पहुंचे थे, यानी कि खेमेबंदी की शुरुआत पहले से ही ये कहा जाए तय थी कि ये क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अब एक जो शब्द बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है कि अंतरात्मा की आवाज, या फिर वजह कुछ और। हेलो जी रणविजय जी, जिस प्रकार से ये क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया है, ये ऐसा पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी। रणविजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, कंटिन्यू। जी, रणविजय, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। चलिए, नेटवर्क इशू के चलते मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। राजेश द्विवेदी जी, कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा कॉन्फिडेंट और जीत का दावा करती हुई नजर आई, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी में जो ये कहा जाए कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, क्योंकि इस थीसिस को भी समझाइएगा कि अब भगवान राम और राज्यसभा चुनाव का जो अनूठा जुड़ाव निकलकर सामने आया है, इसको थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं और जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं कहना चाहता हूं कि एक दोहा के साथ में, वही है वही जो राम रुचि राखा, को कर्तव्य बढ़ावे शाखा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकासवाद की जो है राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और विकास के लिए जब बात करती है, तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या किसी अन्य दल के लोग विधायक हो, वो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और उनकी एक रूपरेखा तय होती है कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला जो है क्षेत्र के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, क्या ये विधायक जो है सेटुबल है कि नहीं है। ये दो
विधायक राष्ट्र के विकास और क्या नाम है समाज के विकास के और धरातल पर विकास करने के लिए कहीं भी अग्रसर हो करके किसी के साथ में समाहित होता है तो निश्चित है उसी विधायक को ही राष्ट्रीयवाद और विकासवाद का जो है नारा दिया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी दल को तोड़ने की क्रिया नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्र पे जो है विश्वास करती है। और जहां तक 8 हमारे राज्यसभा के जनप्रतिनिधि वो चुनाव जीत करके आएंगे, ये मुझे आशा और विश्वास है। ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों में क्या आपसी फूट हुई, किस कारण हुई, किस दशा में हुई, कैसे लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये उनकी व्यथा है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर राजा भैया को लेकर भी आगे बात करेंगे राजेश जी आपसे। हमारे साथ अवधेश यादव जी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे जो ये शुरुआत हुई, हालांकि मुझे लगता है इसकी आशंका सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को पहले ही इस बात का आभास हो गया था, और क्या वजह है कि अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे अपने विधायकों को? देखिए सोनी जी, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जी अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं जी। जो विधायक होता है वो अपने अपने क्षेत्र से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। वो जनता बड़े उम्मीद के साथ उसको एक सिद्धांत के आधार पर चुनाव जिता करके भेजती है। और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोगों ने जिनको चुनाव जिता के भेजा है और जिन लोगों ने पीडीए के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, आने वाले समय में वही पीडीए उनको जमीन पर भी लाने का काम करेंगे। क्योंकि वो एक विधायक जब जाता है तो उसका सारा वोट उस क्षेत्र का नहीं लेके जाता है। अब समाजवादी पार्टी कमजोर हुई या नहीं, इस बात को मानते हैं? अगर ये विधायक जो कमजोर नहीं हुई, गद्दार हमारे यहाँ से चले गए और हम मजबूत हुए हैं। समाजवादी पार्टी कहीं कमजोर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का छल कपट, भारतीय जनता पार्टी ने जो चंडीगढ़ में अपना चेहरा उजागर किया है, आप सोचिए एक मेयर के चुनाव में अभी रिजल्ट आया नहीं और वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान तत्काल ट्विटर पर आने लगता है। ऐसी गलत और राष्ट्र विरोधी सोच की भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ करके विपक्ष विहीन करना चाहती है, लेकिन जनता को तो नहीं तोड़ सकती ना। क्योंकि लेकिन कोशिश तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी भरपूर की गई। अवधेश यादव जी, नरेश उत्तम जी राजा भैया को मनाने के लिए गए थे, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप, लेकिन वो काबू में नहीं आए। अवधेश यादव जी, आप इस बात को मानते हैं समाजवादी पार्टी ने भी पूरी कोशिश की, नरेश उत्तम जी राजा भैया को मनाने के लिए गए, वो काबू में नहीं आए, अखिलेश यादव से भी फोन में बात कराई गई लेकिन बात नहीं बनी? सोनी जी, राजा भैया अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम दल तोड़ने नहीं गए थे, उनके पास 2 वोट था, वो मनाने की कोशिश तो की ना, आपकी तरफ से भी की गई। वोट मांगने है कि नहीं, जो वोटर है उससे वोट मांगने का हमारा नैतिक अधिकार है। क्योंकि एनडीए का अगर वो हिस्सा होते तो हो सकता हम बात करने नहीं जाते, लेकिन राजा भैया उस समय एनडीए के हिस्सा नहीं थे, इसलिए हमारी पार्टी ने उनसे भी उनके 2 वोट मांगने का काम किया। ये उनके ऊपर था कि वो किसको वोट करते हैं, लेकिन अगर हम वोट मांगने नहीं जाते तो ये भी एक तरह से मतदाता से नाइंसाफी होती है। हम उनसे वोट मांगे, ठीक है, उनका अपना निर्णय है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए गठबंधन आज भी मजबूत है, जनता के साथ है और 2024 का चुनाव जनता करने जा रही है। विधायकों से 2024 का चुनाव नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक रूपरेखा तय हो जाती है आगामी लोकसभा चुनाव की, क्योंकि यूपी से होकर जो सत्ता की कुर्सी तक का रास्ता है यहीं से तय होता है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हालांकि करीब 12:30 बजे तक कहा जा रहा था पल्लवी जी के लिए भी कि जो कौशाम्बी से हैं विधायक, उन्होंने माफ कीजिएगा पल्लवी पटेल को लेकर कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने फाइनली पीडीए पर ही, भारतीय समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया। तो ये जो है स्पष्ट हो गया है। लेकिन अभी मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, रिजल्ट क्या कुछ आएगा, फिलहाल क्या कुछ लग रहा है? विरोधी जितने विधायक थे वो हमारे साथ दगा किया उन लोगों ने, और उनके साथ जनता दगा करेगी। आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। दारा सिंह चौहान को वहां की जनता ने 42,000 वोटों से हरा करके एक सबक सिखाया है, और आने वाले समय में जिस जनता पर ये लोग बेवक्त का चुनाव थोपने का काम करेंगे वो जनता उनको सबक सिखाएगी।
समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। देखिए, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में जीतने से कोई रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है आम चुनाव का, क्योंकि जनता देख रही है कि किस तरीके से धोखेबाजी से, सत्ता के दुरुपयोग से, सत्ता के ताकत के दम पर ये लोग वोट लेने का काम कर रहे हैं। और चंडीगढ़ के चुनाव ने जनता की आंखें खोल दिया है कि ये सत्ता के दुरुपयोग के साथ किस तरीके से चुनाव जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी में धांधली का आरोप लगाया गया था। अवधेश जी, चंडीगढ़ चुनाव को, निकाय चुनाव को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं जी, इसको क्या कहेंगे? आप लोकतंत्र की रक्षा कहेंगे? ये भी रोकने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं करना चाहिए था अपने विधायकों को? देखिए, किसी को रोक कोई किसी को भगाता नहीं है, कोई किसी को भगाता नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल से जीत के आए हैं। समाजवादी पार्टी अपने विधायकों पर भरोसा करती है और रिजॉर्ट में नहीं रखती, ले आकर के होटल में नहीं रखती, इतना भरोसा अपने विधायकों के ऊपर। लेकिन जो लोग डर गए, वो सरेंडर कर गए, और बाकी आज भी 100 से ऊपर हमारे विधायक निर्भीक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहादुरी के साथ लोगों ने नोट किया है। ये वही बहादुर हैं जो चुनाव मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। ठीक है, अपने संवाददाता कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, अपर हाउस का चुनाव देखा जाए, राज्यसभा का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और अंतरात्मा, आप भी ये शब्द बार बार सुन रहे होंगे, अंतरात्मा, इसके थीसिस को समझाइए जरा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो धोखेबाज विधायक थे वो पार्टी से निकल गए और समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने पार्टी पक्ष के अनुसार ही अपनी बात को रखेंगे, लेकिन जो अभी तक समझ में आया जो स्थितियां थी, अगर इनके विधायक कुछ नाराज चल रहे थे और कई बार बैठक में शामिल अगर नहीं हुए, 2 बार की बैठक में शामिल नहीं हुए, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम उनके नेता जो थे वो उनसे बात कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो प्रदेश छोड़ के बाहर गए हों, रहे तो लखनऊ में ही, लेकिन वो जो कयास लोग लगा रहे थे, लोगों को उम्मीद थी। अगर आप मनोज पांडे की बात करेंगे तो मनोज पांडे 2012 में विधानसभा चुनाव जीत के आए और कैबिनेट मंत्री बने, और आपको बताएं एक बार कैबिनेट मंत्री हटने के बाद उनको दोबारा फिर कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा दिया गया। तो आप ये देखिए कि लोग तीसरी बार वो चुनाव विधानसभा जीत के आए हैं, और उन्हीं के सामने जिस 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रत्याशी को उन्होंने हराया, वो भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रत्याशी को आज राज्यसभा प्रत्याशी बना दिया और उसकी जीत होने जा रही है। तो कहीं न कहीं उनके मन में टीस तो रही ही होगी। या आप अगर बात करें सत्र के दौरान, आपने देखा होगा सोनी जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो मनोज पांडे मुखर हो रहे थे, जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी, उस तरह से लग नहीं रहा था कि समाजवादी पार्टी के अंदर खेमे में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, और वो आज राज्यसभा के चुनाव में वो सामने आ गई है। तो यही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर नाराजगी नहीं थी, नाराजगी समाजवादी पार्टी में अंदर खाने में चल रही थी, नेताओं की, विधायकों की। जो देखिए लगातार अभी हाल ही में देखा होगा, एक पूर्व सांसद थे, उन्होंने जो है पार्टी के पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अभी आज भी देखिए बदायूं से एक पूर्व विधायक आबिद रजा, जो कि मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, 2019 में समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, 2022 के इलेक्शन में फिर वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे और उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया। तो उनकी भी खबर आ रही है कि वो भी पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी में जो नेताओं का दर हो या विधायकों का, एक क्रॉस वोटिंग का जो फार्मूला है, आप आरोप लगा रहे हैं, सही है, चलिए ठीक है। सत्ता पक्ष का जैसे प्रोफेसर राम गोपाल जो कि राज्यसभा सांसद है, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ तो चुनाव जो है सरकार लड़ रही है, चुनाव तो यहाँ सरकार करवा रही है, लेकिन आपके विधायकों को पूरा अधिकार है। आखिर में अगर पूरा सत्ता या शासन अगर चुनाव लड़वाता तो जो 100 विधायक समाजवादी पार्टी के जो वहाँ वोटिंग करने गए वो कैसे दे पाते? तो समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा। और अगर जो अंदर खाने में जो विवाद है, जो अब सामने धीरे धीरे उभर के आ रहा है, उसमें अंतरात्मा की बात कही जा रही है। जो कई प्रत्याशी जो विधायक हैं वो अंतरात्मा उनकी जग रही है, तो उनकी अंतरात्मा को समाजवादी पार्टी के नेता भी उसको जो है देख लें किस तरह से उनकी आत्मा जग रही है और किस तरह से सो रही है, ये हो सकता है। लेकिन जब चुनाव हो गया और चुनाव में जो नतीजे अब आने वाले हैं, अगर उसका सिनेरियो देखेंगे तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में एक काफी दिनों से विवाद चल रहा था। विधायकों की जो एक मीटिंग होती, उस मीटिंग से अगर वो गायब रहते थे विधायक तो उनसे बातचीत की जा सकती थी और उनको जो है उनको हर स्थिति में उनको ला के समाजवादी पार्टी अपने साथ लेके चलती। और वहीं अगर बात करें अभय सिंह, वो भी चुनाव जीत के आए,
2 बार से चुनाव जीते, 2012 में भी चुनाव जीते, 2017 में हार गए, लेकिन 2022 में फिर उन्होंने वापसी की और चुनाव जीते। राकेश प्रताप सिंह जो है वहां से लगातार विधायक हो रहे हैं। तो ये जो 3 विधायक अभी हाल ही में राकेश पांडे इनके पार्टी में आए, हालांकि वो बीएसपी में थे, उसके बाद जो है इनके पास आए, इनके पास फिर समाजवादी पार्टी से विधायक बने। लेकिन 3-4 विधायकों के ही बात नहीं है। आप अगर पीडीए की बात करें तो पीडीए में अभी 12-1 बजे तक जो स्थितियां थी, आज सोचिए कि पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी के ही सिंबल से चुनाव लड़ी और जीती कौशाम्बी से, और उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया। अगर उनकी नाराजगी है तो आप अध्यक्ष हैं, आप उनको बुला के और आपके उस संगठन में, मतलब अगर उस संगठन आपके सिंबल से चुनाव लड़के जीती है और उनकी पार्टी आपके साथ गठबंधन में है, तो उनको बुला के जो है कोई बात नहीं। नहीं, पूजा पाल भी हैं समाजवादी पार्टी के वहां से, चायल से वो भी विधायक हैं। लेकिन जो पल्लवी पटेल कौशाम्बी से, जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव, वहां से पल्लवी पटेल ने चुनाव जीता है और समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पे जीता है। और पूजा पाल तो इनकी पार्टी में आई, विधानसभा चुनाव से पहले आई, उनको टिकट दे दिया गया और वो चुनाव लड़ने चली गई, जो वहां से जीत के चली आई। पूजा पाल को लेकर भी देखा जाए कौशलेंद्र, जो कयासबाजी है वो थोड़ा तेज होती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा लिंकअप इस तरीके से निकाला जा रहा है कि पूजा पाल के जो पति थे आतिक अहमद ने गोली चलाई और इस तरीके का पूरा लिंकअप निकलकर सामने आ रहा है और इसीलिए पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की। इससे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। क्या यही सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखिए, नहीं आपको बताएं, जब बात हुई थी उस समय सत्र चल रहा था, आपको सोनी जी याद होगा, जिस समय जो है अतीक अहमद के जो कांड की बात हो रही है, जिनकी हत्या हुई थी, वकील की, राजू पाल के जो वकील थे, जो गवाह थे, उनकी हत्या हुई थी। उसके बाद देखिए पूजा पाल उस समय नाराजगी समाजवादी पार्टी से जाहिर की थी कि समाजवादी पार्टी से, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि विधानसभा सत्र में जो गर्माहट नहीं मिला और अतीक अहमद का संबंध समाजवादी पार्टी से भी रहा, तो वो सारी कड़ियां जो हैं वो फिलहाल जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। राजेश द्विवेदी का रुख कर लेते हैं। राजेश द्विवेदी जी, फिलहाल 8वें साथ को लेकर तो जो स्थितियां थी वो स्पष्ट नजर आ रही थी कि जीत में कोई पेच नहीं फंसेगा, लेकिन 8वें उम्मीदवार का जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया तो ये कहा जा रहा था कि वोटिंग को लेकर पेच फंस सकता है। अब क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए। तो फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट होने के बाद ही स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी जो है पीडीए कहने का केवल बात करती है, जबकि पीडीए के लिए कोई काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो है इसीलिए नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करना, चाहे वो पिछड़ा दलित हो या जो भी परिवार हो, उसके लिए काम करना जो है। धरातल भी काम करते हैं और जो है विकास के लिए राष्ट्रवाद की नीति का काम करते हैं। आज जो चुनाव राज्यसभा का हो रहा है, आप बताइए कि जो प्रभु रामचरित्र मानस के ऊपर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति हो और उसको अपना जो है अस्थायी रूप से रख करके उसके पक्ष में जो है हमेशा बोलने का समाजवादी पार्टी काम करती थी, तो आज जो पिछड़ा परिवार का भी व्यक्ति जो है बेटा नाराज हो करके जो सनातन धर्म पर कुठारा घात करते थे, ये तो केवल पीडीए की बात करते हैं। पीडीए का मतलब इनका जो है ये क्या नाम है, पीडीए का मतलब इनका जो है पिछड़ा वर्ग दलित नहीं है, इनका मतलब तो पाकिस्तान, दाऊद और आतंकवाद है। इनका जो है केवल एक जुड़ाव जो है कि कौन आतंकवाद पैदा कर सकता है, कौन पाकिस्तान का नारा लगा सकता है, कौन दाऊद इब्राहिम के सहारे जो है इनका वर्क चला सकता है, इसके लिए यह काम करते हैं। पिछड़ा दलित परिवार के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्क करते हैं, सबका साथ। ठीक है राजेश जी, इस बात का जवाब लेंगे। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश जी से इस बात का जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। वापस आ रहे हैं। राज्यसभा का रण बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की 3 सीटों को लेकर वोटिंग को लेकर जो है काफी चुनौतीपूर्ण ये राह जो है नजर आ रही है। हालांकि जीत का दावा, एक कांटे की टक्कर यहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। हमारे साथ संवाददाता अमेठी से भी जुड़ चुके हैं रणविजय सिंह। रणविजय का रुख कर लेते हैं। फिलहाल क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं रणविजय? राज्यसभा चुनाव को लेकर मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। जी एक बार फिर से बताएं।
क्या कुछ अपडेट रणविजय राज्यसभा चुनाव को लेकर? जिस प्रकार से सपा के बीजेपी की बात आ रही है सामने, तो कहीं ना कहीं से ये पिछले कई दिनों से सकता है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के सदर विधायक कहीं ना कहीं से बीजेपी का दावा सामने में लगातार देखे जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं से आज ये बातें सच की सामने आ रही है। जी हमारे साथ लगातार कौशलेंद्र भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और साथ ही अवधेश यादव भी जुड़े हुए हैं। अवधेश यादव जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे राजेश जी कि पीडीए की बात तो समाजवादी पार्टी करती है लेकिन पीडीए के लिए कुछ नहीं करती, इसके मतलब और मायने ही बदल जाते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं राजेश जी, ये बताएं क्या सरकार हमारी है? जिनकी सरकार है वो तो पीडीए के साथ छल कपट कर ही रहे हैं। हम पीडीए के बीच में जाके अभी पूरे प्रदेश में पीडीए पंचायत, हमारी हर विधानसभा में करीब करीब हर नया पंचायत स्तर पर डेली एक पीडीए पंचायत चली है, और हम लोगों ने उसमें जा करके इनकी सरकार के द्वारा किस तरीके से आरक्षण के साथ साथ और हमारे तमाम अधिकार नौकरियों में किस तरीके से उनके साथ धोखा किया गया है। आज बताइए, इस प्रदेश का 60 लाख नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज तक ये सरकार कोई भी भर्ती की परीक्षा निष्पक्ष नहीं करा सकी है, सबका पेपर लीक हुआ है। राजू पाल की जब हत्या हुई और वो पिछड़े वर्ग में आते हैं, पूजा पाल जो है वो फिर आपकी ही सरकार थी, आपने उनका न्याय नहीं दिया। मुद्दों पर राजेश जी, अवधेश जी, इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा आगे कर लेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के रण को लेकर, उस पर रहें तो बेहतर रहेगा मुझे लगता है। अवधेश जी, आगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी की रणनीति अपने पीडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ मिलकर के 2024 में इनको सबक सिखाएगा। फिर आज जो ये बहुत बहकी बातें कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधियों ने जनता को धोखा दिया है, उनके साथ भी जनता हिसाब किताब करेगी। ठीक है राजेश जी, इसके बाद कौशलेंद्र का रुख करेंगे। राजेश जी, गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाए कि शाम दाम दंड भेद हर जतन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, षड्यंत्र रचा गया। भारतीय जनता पार्टी एक नीति पे विश्वास करती है, विकासवाद पे, राष्ट्रवाद पे। साम दांड दंड भेद की कोई बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पे लोग, भारत देश की जनता विश्वास करके जो है भारत देश के सभी प्रधानमंत्री को चुन करके सदन में भेजा था। इस बार 2024 में एनडीए की जो है सरकार बनेगी और इंडिया गायब हो जाएगा, और जो लोग अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं वो इंडिया को क्या बचा पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ा दलित परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है उपहास करते थे, आज उनका उपहास हुआ। जो राम को लेकर के चले उनका बेड़ा पार होगा, जो राम का विरोध करेंगे, काल्पनिक बताएंगे, उनका राजेश जी, भगवान राम और राज्यसभा चुनाव को बहुत करीबी, या ये कहा जाए बिल्कुल जोड़ दिया गया, और इसीलिए कहा जा रहा है ये जुड़ाव जो है क्या, कैसे, क्योंकि लोकसभा भी है इसको लेकर भी, क्योंकि राम के नाम पर ही, और राज्यसभा और भगवान राम का भी अब अनूठा जुड़ाव यहाँ पर नजर आ रहा है। कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो राम के नाम पे जो एक राजनीति शुरू हुई है और उसका कोई एक छोर दिख नहीं रहा है, क्योंकि सब राममय और राम के वातावरण में सब भूले चले आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों। ये बात राज्यसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अगला जो आम चुनाव है लोकसभा का, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, उस चुनाव में सोचिए कि अगर राम के नाम इसी तरह जो है लोग, अनेक दल के जो लोग आ रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन अलायंस की जो बात की जा रही थी, वो गठबंधन की स्थिति देख लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार का हाल देख लीजिए क्या हुआ है।
और अगर आप वहीं देखेंगे वायनाड से जो राहुल गांधी, अभी सूचना आ रही है कि वहां से जो है लेफ्ट पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। तो ये जो चीजें हैं, हालांकि जो इंडिया गठबंधन यूपी में हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ, कांग्रेस के जो 2 विधायक थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशियों को वोट किया है और उनको जो है वो गठबंधन का पूरा वो जो धर्म होता है उस तरह से निभाते हुए नजर आए। 2 वोट थे, दोनों कांग्रेस के जो वोट थे वो ये समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में गए हैं। लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हैं और जिस तरह से जो रणनीति बनी हुई है, अगर जो है बात करें विधायकों का टूटना जो है और दूसरे खेमे में जाना, उसके बाद जो है वहां पे एक पार्टी में जिस पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत के आए हैं उसको कमजोर करना, ये भी एक चिंतनीय बात है। ये राजनीति के लिए भी और जो है जो राजनीति करते हैं उनके लिए भी सोचने की जरूरत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज ही ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, 8वां प्रत्याशी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को उतारा, जिनकी स्थिति अभी 1 हफ्ते पहले तक जब आंकी जा रही थी, रघुराज प्रताप राजा भैया से मिलने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम गए, वहां पे बातचीत किए, वहां से बातचीत करके वापस आए। 2 दिन तक पूरा माहौल शांत था, सबको लोगों को ये लग गया था कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वापस लौटेंगे हिमाचल चुनाव को लेकर। शामिल। जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। के बाद उनका वोट पड़ने से पहले चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं और रिसीव करके पोलिंग बूथ तक छोड़ते हैं। ऐसे में वो वोट स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया है। इसलिए हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि वो वोट अलग से काउंट किया जाए, उसको अलग से रखा जाए जब तक निर्णय नहीं। हिमाचल प्रदेश में एक सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए वोटिंग की शुरुआत और यहां पर भी 9 क्रॉस वोटिंग हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को लेकर चर्चा हमारी जारी है। देखा जाए तो 8वें उम्मीदवार को लेकर कौशलेंद्र कहा जा रहा था कि 9 सीटों की दरकार है। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, आपको बताएं कि जब बात हुई थी करीब जो है 9 वोटों की बात हो रही थी, क्योंकि 29 द्वितीय वरीयतम भारतीय जनता पार्टी 29 वोटों के साथ थी। लेकिन जो समाजवादी पार्टी खेमे में जो भगदड़ मची, जो विधायक टूट के क्रॉस वोट किए और क्रॉस वोट करने के बाद आप देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है गैलरी में खड़े हुए और विक्ट्री के साइन किए और सब लोगों ने हाथ उठाया जो विधायक वहां पे क्रॉस वोटिंग करने गए। स्पष्ट स्थिति ये नहीं कहा सकती कि क्रॉस वोटिंग, लेकिन अगर वोटिंग वो बीजेपी के पक्ष में नहीं की है तो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना है, उनके कार्यालय में जो समाजवादी पार्टी के विधायक जाके बैठे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज 6 विधायकों की मुलाकात हुई है, वो भी जो है समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावना एकदम रही और संभावना को जो है अभी कुछ देर में रिजल्ट आ जाएगा और वो भी सत्य सामने आ जाएगा। 8वें प्रत्याशी के रूप में जो स्थितियां हैं, अभी जब हम राज्यसभा प्रत्याशी आरपीएन सिंह से बात किए, वो कहे कि तो हम 1 हफ्ते पहले ही आश्वस्त हो गए थे कि हम 8 प्रत्याशी राज्यसभा में जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी ने जो 3 प्रत्याशी थे उनको 2 ही प्रत्याशी खड़े करना चाहिए था, उन्होंने गलती की। लेकिन अगर देखा जाए प्रथम वरीयतम समाजवादी पार्टी 34 विधायक को लेके जो है आगे थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद अब वो नजारा बदल गया और नजरिया भी लोगों का बदल चुका है। नज़ारा भी बदला और नज़रिया भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं अवधेश जी से। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा कॉन्फिडेंट है और जीत का दावा कर रही है। फिलहाल स्थितियां बेहद कमज़ोर समाजवादी पार्टी की नज़र आ रही हैं। ये बात अलग है कि आप लोग कह रहे हैं कि स्थिति बेहद मजबूत है। आगे की क्या कुछ स्थितियां आपको नज़र आ रही हैं? सोनी जी, अगर इतने विधायकों के जाने से अगर पार्टी कमजोर हो जाती है और पार्टी खत्म हो जाती है, आगे मजबूती बनाए रखने को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी? अवधेश जी, नहीं हुआ सोनी जी, आप बता रहे हिमाचल में भी क्रॉस वोट हुआ था। ये जो चुनाव होते हैं कुछ सत्ता के साम दाम दंड भेद जो मानी जी ने कहा है वो इस्तेमाल करके चुनाव हुआ है। इससे जनता का चुनाव नहीं है कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई, जनता हमसे टूट गई। जनता तो ये लोग दारा सिंह चौहान को तो बड़े उम्मीद से लाए थे ना कि दारा सिंह चौहान आएंगे और सब पीडीए का हम पिछड़ों में सेधमारी करेंगे बहुत, और कितने हजार वोट से हराया, 42,000 वोट जनता ने हराया उनको। उसी तरीके से जितने लोगों ने पीडीए को धोखा दिया है, इन सबको जनता हिसाब देगी। समाजवादी पार्टी नहीं कमजोर हुई है, बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखाया लोकसभा के पहले, और उस चेहरे को, क्योंकि देखिए आज गोरखपुर के एक बहुत सम्मानित परिवार पंडित हरशंकर तिवारी जी के परिवार पर ईडी और
करेंट डलवाते हैं लोग। पूर्वांचल के और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं में माने जा रहे चेहरे थे, उसकी भरपाई करने के लिए लोग तमाम हाथ पैर मार रहे थे। लेकिन तमाम समाज के लोग समझ रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को अपना एक आनुषंगिक संगठन बना करके और जनता को डरा धमका कर चुनाव करा रही है। हालांकि इसका इस बात का जिक्र पहले ही अखिलेश यादव ने कर दिया है कि हर किसी का साहस नहीं होता कि सरकार के सामने खड़ा हो जाए और सत्ता पक्ष का दबाव भी होता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। राज्यसभा का ये रण, मतगणना की शुरुआत शुरू हो चुकी है। 5 बजे से रिजल्ट क्या कुछ आएगा ये इस पर सभी की निगाह है। लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी किस किस की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की यानी कि इंडिया गठबंधन की क्या कुछ रणनीति होगी, ये बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ ऐसा खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।